हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। इस वीडियो में बात करेंगे हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखा जाए तो पिछले दो वीडियोस में हमने पिछले 40 क्वेश्चन को कवर किए हैं। इस वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को कवर करेंगे। मेरा नाम है राम सोनी और ये चैनल है लर्न सर्विसेज। ये एक ऐसी सीरीज है जहां पे भारत के जितने भी पेपर हैं जीएस के, उन सभी पेपर्स को हम कवर करेंगे। ये एक सीरीज है जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं किसी भी एग्जाम के, जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस हैं तो उसको हम डेफिनेटली कवर करेंगे। आपकी कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को कवर करने की, डेफिनेटली विल कवर दैट क्वेश्चन एज वेल। सो लेट मी नो अबाउट दैट थिंग। यदि आपके पास कुछ स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो स्टार्टिंग के 40 जो क्वेश्चंस हैं उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या तो ऊपर जो आई बटन आपको दिख रही होगी वहां पर मैं लिंक कर दूंगा, तो उससे आप पुराने जो 40 क्वेश्चंस हैं उसको आप देख पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो फ्रेंड्स, 40th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने देख लिया था। इसमें पूछा गया था रामसार कन्वेंशन के बारे में। तो रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2010 के बारे में डिस्कस किया था हमने। तो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करेंगे 41st क्वेश्चन के बारे में। लेट्स बिगिन विद द 41st क्वेश्चन। वेल, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और 3 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं और उसमें सही ऑप्शन चूज करना है आपको। तो देखा जाए तो इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। सो लेट्स रीड देम आउट। पहले, कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं, बिल्कुल सही पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट है कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। काफी बढ़िया पॉइंट है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। इसको तो इंग्लिश से पढ़ें तो थोड़ा सा आपको आसान लगेगा। एग्रीकल्चर सॉइल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कैटल रिलीज अमोनिया इनटू एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है, जो उनका डंग होता है, कैटल डंग्स। तीसरा है पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो कुक्कुट पालन होता है, पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीजेस रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू एनवायरमेंट, बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो ये आप याद रखेंगे। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन एलिमिनेशन राउंड से यदि आपको दिक्कत आती है तो एलिमिनेशन राउंड इसमें इस्तेमाल करें तो आपको सही आइडिया मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अलियार, ईसापुर और कमसाप्ती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है। वेल, देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट मैं कहूँगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। जल भंडार के लिए फेमस हैं, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। व्हाट इज द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियार, ईसापुर एंड कंसाबती। तो इसमें एक कॉमन चीज़ है, वाटर रिजर्वायर्स हैं। तीनों के तीनों वाटर रिजर्वायर्स हैं, आप याद रखेंगे तीनों के तीनों, तो प्लीज रिमेंबर देम। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित जो सीएनजी है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिकली काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए इसमें केवल दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है। सो लेट्स मी रीड आउट कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। लेट मी टॉक अबाउट दैट थिंग। हाइड्रोजन सीएनजी के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईंधन के रूप में हाइड्रोजन सीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से पर मिलाया जा सकता है, ये भी काफी बढ़िया पॉइंट है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द ग्रेट पॉइंट। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखें। सीएनजी की अपेक्षा हाइड्रोजन सीएनजी ईंधन को कम कर खर्चीला बनाती है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। तो देखा जाए तो इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है, सेकंड और थर्ड। इसमें हल्का सा कंफ्यूजन है, लेकिन आप याद रखें इसमें सिर्फ दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। दिस इज अबाउट 43rd क्वेश्चन। 44वां क्वेश्चन है मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। यदि मेघ आच्छादित है मतलब क्लाउडी नाइट है, तो इसमें ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। इसका एक जेन्युइन रिस्पॉन्स है बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं, और ये इसका एक बहुत ही मेजर रीजन है। इंग्लिश में यदि आप पढ़ें तो थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। Why are dew drops not formed on the cloudy night? इसका है clouds reflect back the earth's radiation। अर्थ की रेडिएशन क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और फिर जो वातावरण है वो क्या रहता है, थोड़ा गर्म रहता है।
दैट्स वाई यहाँ पर जो ड्यूज का फॉर्मेशन होना चाहिए, कंडेंसेशन जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। दैट इज द मेजर रीजन फॉर दिस वन। तो ये आप याद रखेंगे, काफी बढ़िया पॉइंट है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी। इसको आप जरूर याद रखें। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। देखा जाए तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट को सही है। तो भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्वलोकन के परे कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये किया सकता है, ऐसा नहीं किसी को बना दो आप, और काफी लंबे टाइम तक उन्हें मेजॉरिटी प्रूव करना पड़ेगा। भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अतिक्रमण करता है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 99वें संशोधन था जो एनजेसी के बारे में बात करता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद होगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में बात किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आप कमेंट करके बता सकते हैं बेसिकली कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है। यदि आपको नहीं, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यू कैन कमेंट दिस डाउन कि कौन सा आर्टिकल प्रॉपर्ली बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसको आप याद रखेंगे। दिस स्टेटमेंट इज राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेल, ये क्वेश्चन देखा जाए तो 55th क्वेश्चन ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहां पे कई सारे स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए, काफी बड़ा क्वेश्चन है देखा जाए तो। दिस इज क्वाइट बिग क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जो है सिर्फ तीसरा और चौथा स्टेटमेंट ही सही है। आइए देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया सकता। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? चूंकि ये स्टेटमेंट में अस्वीकार करने का उनके पास पावर होता है। जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, वो चाहे वो इनिशिएट भले हो गया हो, बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये मामला जो हमारे जस्टिस दीपक मिश्र हैं, उनके रिमूवल में ये काम किया गया था, जो राज्यसभा के सभापति उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन याद रखें जो ये प्रोसेस इनिशिएट करना चाहते हैं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए, उनमें आप याद रखेंगे कि इसमें लोकसभा के 100 मेंबर और राज्यसभा के 50 मेंबर की साइन होती है। ये भी आप याद रखेंगे, दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, नाउ अगला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, याद रखेंगे। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। वेल, देखा है तो ये डिफाइन नहीं किया गया है कहीं भी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है देखा है तो। अगला स्टेटमेंट बोल रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें दिए गए हैं, दैट्स ट्रू, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट है, यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। बिल्कुल सही पॉइंट है, दैट्स कंप्लीटली राइट पॉइंट। तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, इनको आप याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैं कहूंगा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी करें, बट ये क्वेश्चन आप जरूर अपनी लाइफ में याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? 9वीं शेड्यूल की बात की जा रही है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में किया गया था। दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट अमेंडमेंट आपको याद होगा, द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया। तो इसे आप जरूर याद रखें, काफी महत्वपूर्ण है। दिस इज वन ऑफ द वेल नोन क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर दिस वन। तो दिस इज द 47th क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। यदि इंग्लिश में आप पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में मैं दिखा देता हूं आपको एक बार। सो लेट मी शो इट। द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी कार्यकाल में किया गया। वेल, पहले देख लेते हैं इसमें स्टेटमेंट कौन कौन सही है। देखा है तो पहला ही स्टेटमेंट केवल सही है। तो ये काम किया गया इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में, कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है।
भारत हाल के समय एक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता है, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ओके, दैट्स नॉट राइट स्टेटमेंट। तो प्लीज को आप थोड़ी सी यहाँ पे याद रखेंगे, दैट्स लिटिल बिट इंपॉर्टेंट वन। तो 48th का पहला स्टेटमेंट सिर्फ सही है, बाकी स्टेटमेंट आप गलत हैं। एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा टाइट क्वेश्चन है, बट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि आखिरकार यूपीएससी क्वेश्चन है तो इतने क्वेश्चन तो बनने चाहिए। 49th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सही आंसर जो है वो है ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आइए देखते हैं। संसद निर्भरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। वेल दैट्स क्वाइट पॉइंट, क्योंकि जैसे मंत्री यदि आप हैं तो आप संसद बन सकते हैं, दैट्स पॉइंट। उपर्युक्त इवनली विधायक हैं तो भी संसद का आप इलेक्शन लड़ सकते हैं। उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। वेल देखा तो ये याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है। शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है, नहीं, बिल्कुल परिभाषित नहीं किया गया है, कंप्लीटली डिफाइंड नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। तो 49th का स्टेटमेंट देखा जाए तो 1 और 2 सही है। पूछा गया था पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल सही बात है। द अबव मेंशन्ड एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स, ये थोड़ा सा याद रखना थोड़ा मुश्किल है, बट बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, तो इसको आप याद रखें। तीसरा स्टेटमेंट बेसिकली डिफाइंड नहीं है, तो इसको आप याद रखें। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण आकृति और शून्य घोषित किया जा सकता है? काफी बढ़िया पॉइंट है, इसका सही आंसर है बी, मतलब 5वीं अनुसूची, इसमें एक स्पेशल प्रोविजन है, इसको आप याद रखें। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं पढ़ लेता हूं एक बार इंग्लिश में। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? तो ये प्रॉपरली लिखा हुआ है इसमें, और ये कौन सा शेड्यूल है? दैट इज द 5th शेड्यूल। इवन 6th शेड्यूल में भी प्रोविजन है, आप याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीएससी, प्लीज रिमेंबर दिस वन। अगला, भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीओटीजीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुछ सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और इसमें बताना है आप लोगों को सही क्या है। तो देखा जाए इसमें 1, 2 एंड 4 राइट है, बाकी जो है 3rd स्टेटमेंट इज नॉट राइट। तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। दैट्स प्रीटी गुड पॉइंट, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर फ्यूचर। अगला है आपका, स्थिर या कम होती जनसंख्या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप स्थिति के निर्धारण में मानदंडों में से एक है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देश में अब तक 95 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आधिकारिक रूप से सूचित हैं। वेल देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत है, वैसे ऐसे क्वेश्चंस को रिप्लाई करना काफी डिफिकल्ट होता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं, तो ये थोड़ी करंट अफेयर क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखेंगे। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत के संविधान के संदर्भ में। तो ये क्वेश्चन दिखा है तो काफी डिफिकल्ट है रिमेंबर करना, बट फिर भी याद तो करना ही पड़ेगा आपको, दे देनी हो। भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? वेल इसमें काफी सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पूछा गया है आप लोगों से कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो ये जो बी स्टेटमेंट है सही है, भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता, ये आप याद रखेंगे। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंग्लिश से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगी। लेट मी टॉक अबाउट दैट थिंग। With reference to the Constitution of India, prohibition or limitation are provisions contained in ordinary laws cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following? तो यहाँ पे जो mean बताया गया है वो बताया गया है कि Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by the Parliament. काफी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी डिफिकल्ट भी है देखा जाए, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन दिया आपके सामने स्क्रीन में, यू कैन सी दिस वन। इसका सही स्टेटमेंट है केवल एक, मतलब वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। यह काफी बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब किसी विशिष्ट विषय या राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है, ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, दिस रॉन्ग स्टेटमेंट। बट 853 का क्वेश्चन काफी बढ़िया है, आप इसको याद रखें। विद रेफरेंस टू द
Legislative Assembly of the State of India comes the following statement: the governor makes a customary address to the members of the house on the commencement of the first session of the year. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, इसको आप याद रखेंगे। वेल, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, यूएनसीएसी का भूमि, समुद्र और वायु मार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। वेल, ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफी मैसिव है, काफी बड़ा है, काफी डिफिकल्ट भी है। इसका सही स्टेटमेंट केवल 2 और 4 है। तो याद रखिएगा, यहां पर प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल नहीं होता। अगला है यूएनसीएसी की बात करें। इफ यू टॉक अबाउट यूएनसीएसी मतलब यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की बात करें, अब तक का सबसे पहला विधिता बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। बिल्कुल सही पॉइंट है, दैट्स प्रीटी गुड पॉइंट। अगला है राष्ट्रपात संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थी। तो इसमें भी ऐसा कुछ इतना है नहीं। अगला है मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा यूएनसीएसी और यूएनटीओसी दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। देखा जाए तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट देखा जाए तो क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है, काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। आप देख सकते हैं, दिस इज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। यूपीएससी में यही प्रॉब्लम है कि यूपीएससी क्वेश्चन इतने लंबे कर देती है, कई बार पढ़ने में आपको बहुत सारा वक्त ले आता है, बट ये क्वेश्चन तो दिस ऑल अबाउट यूपीएससी। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती ही रहती है, आपको पता है। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, इसका सही आंसर वैसे बी है। पढ़ते हैं, थोड़ा सा जानते हैं। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। वेल, देखा है तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल अधिकार नहीं है आपके पास में। और दूसरा है अनुसूचित जनजाति और वन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है, बिल्कुल सही बात है। और अनुसूचित जनजाति एवं पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो इसको आप याद रखेंगे। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन वजह से। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 काफी वाइड है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करता है। तो आप बेस बात है आर्टिकल 21 आफ्टर ऑल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और यहां पर कुछ सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को गौर से पढ़ना है आपको। देखा है इसमें केवल तीसरा स्टेटमेंट सही है, बट फिर भी पढ़ते हैं। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया सकता है। नो, इट्स नॉट कमिंग ओवर देयर। अगला है, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, तो ये आप याद रखेंगे, पादप किस्में जो हैं भारत में यहाँ पेटेंट आप नहीं करा सकते। तो ये थोड़ा पेटेंट के बारे में है। तो पेटेंट हालांकि काफी डिफिकल्ट टॉपिक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वैसे अभी बेसिक सिलेबस में भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो इसका सही स्टेटमेंट जो है वो केवल 2 है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। भारत सरकार उसे सशक्त करता है, यह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। वेल, देखा है तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। वेल, देखा है तो भारत सरकार को सशक्त करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहला स्टेटमेंट सही नहीं है। इसमें लिखा गया है वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मानक निर्धारित करने की बात करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाने की बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 में। अगला क्वेश्चन आपके लिए, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, एनवायरमेंट का एक अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका सही स्टेटमेंट देखा जाए तो सी है। इन नियमों में अवशिष्ट भराव स्थलों तथा अवशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। इसको यदि इंग्लिश में पढ़ें थोड़ा आसान पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा जा रहा है आप लोगों से 2016 वाला, तो इसका सही स्टेटमेंट जो है वो है सी। मतलब यहां बताया जा रहा है कि द रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। तो इसको आप याद रखेंगे, दैट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट बट दैट्स इंपॉर्टेंट। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर कुछ कथन दिए हुए हैं और इसके हिसाब से आपको देखना है। इसका सही स्टेटमेंट केवल 2 है। तो औद्योगिक रोजगार देखा जाए स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार क्या है? तो अस्थायी कामगारों के मामले में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है अस्थायी कामगारों के मामले में। लेकिन यदि नियत अवधि रोजगार के नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म कंपनियों के लिए कामगारों की छटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। तो ये आप याद रखें, दैट्स क्वाइट पॉइंट। बट ये पॉइंट जो है ये गलत पॉइंट है, बट दैट पॉइंट इज राइट वन। तो इसको आप याद रखेंगे। तो आर्टिकल ये 60th क्वेश्चन है औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश के बारे में 2018 के बारे में। तो इसको आप जरूर याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज नंबर 1। 13-60 क्वेश्चन, टाइम इज गेटिंग ओवर, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो चुके हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है अगले जो क्वेश्चन है उनको हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। बट ये एक सीरीज है जिसमें हम जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर एक एग्जाम के उनको कवर कर रहे हैं। तो आप इस सीरीज की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के बीच में, और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल आप सभी लोग यहाँ पे आए, इसलिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।